नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन के इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। आपको बताते चले कि लगातार बड़ी खबर अवंतीपुरा से निकलकर सामने आ रही है। यहां पर अवंतीपुरा में एसपी और उसके परिवार पर आतंकी हमले का बड़ा खुलासा हुआ है। विदेशी आतंकियों ने एसपीओ के आवास पर यह हमला किया था। सूत्रों के हवाले से ये पूरी खबर। और हमले में एसपीओ फयाज अहमद शहीद हुए थे और फयाज अहमद की पत्नी और बेटी ने भी इलाज के दौरान यहां पर दम तोड़ दिया है और तीनों को आज नम आंखों के साथ सपुर्दे खाक किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आप देखिए अवंतीपुरा से सामने आ रही है, जहां पर एसपीओ को निशाना बनाने की कोशिश की गई और आतंकियों ने इन पर हमला किया, जिसमें एसपीओ शहीद हो गए हैं और साथ ही साथ उनकी बेटी और पत्नी भी यहां पर आप देखिए किस तरह से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया पहले, लेकिन वहां जख्मों के ताव ना सहते हुए उन्होंने भी दम तोड़ दिया। साफ तस्वीरें आपके सामने अवंतीपुरा से ही उनके घर के अंदर आप देखिए मातम पसरा हुआ है, लगातार लोगों का हुजूम वहां पर। लेकिन सबसे बड़ी घटना आप ये देखिए कि अवंतीपुरा से ही निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एसपीओ और उसके परिवार पर आतंकियों की तरफ से हमला किया जाता है। यह बड़ा खुलासा किया गया है और विदेशी आतंकियों ने एसपीओ के आवास पर यह हमला किया है, यानी ये आतंकी विदेश से यहां पर पहुंचे हुए थे जिसने यहां हमला करने की कोशिश की है। ये सारी खबर सूत्रों के हवाले से। और हमले में एसपीओ फयाज अहमद शहीद हो गए थे और फयाज अहमद की पत्नी और बेटी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन इसी दौरान आप देखिए उन्होंने भी यहां दम तोड़ दिया और तीनों को आज नम आंखों के साथ सपुर्दे खाक किया जा रहा है और भारी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। नम आंखों से सपुर्दे खाक आज इन्हें किया जा रहा है। लेकिन सवाल आप ये देखिए कि आतंकी किस तरह से यहां पर पहुंचते हैं, एसपीओ को अपना निशाना बनाते हैं। उनकी बेटी और उनकी पत्नी भी यहां पर घायल हो जाती हैं और जख्मों के ताव ना सहते हुए उनकी भी मौत हो जाती है। तो पूरे घर के अंदर इस वक्त मातम पसरा हुआ है। लगातार तस्वीरों में भी आप देखिए किस तरह से अब यहां पर सपुर्दे खाक इन्हें किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि ये सारे आतंकी विदेशी बताए जा रहे हैं, सूत्रों के हवाले से ये सारी खबर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता फिदा हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिदा, क्या कुछ है अपडेट? कि एक तरह से दिल दहलाने वाली खबर जो है दक्षिण कश्मीर के जिला पुलवामा के हारी पारी इलाके से कल शाम को सुनने को मिली, जब एक घर में जो मिलिटेंट है वो घुस गए और उन्होंने एक पूरे घर का सफाया किया है। एक तरह से यही कहे, यानी कि उसकी बीवी और बेटी जो है 25 तक बताया जाता है। और अब जो है कश्मीर घाटी के वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने वहां पर सिक्योरिटी व्यवस्था की जांच की और साथ ही साथ उनके घर भी गए और उन्होंने वहां पर श्रद्धांजलि प्रकट की। लेकिन यहाँ पर यही बता दो आपको कि इसमें ये बताया जाता है कि 2 विदेशी मिलिटेंट जो है वो इसमें शामिल है, उनका हाथ हो सकता है। लेकिन सूत्रों के अनुसार जो है ये खबर आ रही है। लेकिन कहीं न कहीं जो विदेशी आतंकी बताए जा रहे हैं उनकी पकड़ के लिए अभी तक क्या कुछ काम चल रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कल शाम से ही वहाँ पर उनकी पकड़ के लिए जो है सिक्योरिटी फोर्सेज ने बहुत सारी जगहों पर छापामार कार्रवाई की और बहुत सारी जगहों पर उन्होंने नाके जो है वो काफी लगाए हैं। और मैं बता दूं आपको कि अगर कल शाम की बात करेंगे, पूरी रात जो है सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो कहीं न कहीं पर मिलिटेंट की तलाश में थी। लेकिन आज सुबह की बात करेंगे, जब उनका अंतिम संस्कार किया गया तो वहाँ पर हजारों की तादाद में लोग जो है वो उमड़ पड़े और वहाँ पर उनका जो नमाज़ी जनाजा 3 शव जब निकाले गए तो कहीं न कहीं से वहाँ के लोग जो है उनकी आंख जो है वो नम थी और हर किसी की आंख में हमने वहाँ पे देखा कि आंसू नजर आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये कल घटना हुई, ये वाक़ा पेश आया, उसके बाद सिक्योरिटी व्यवस्था को किस आतंकी तंजीम से ये ताल्लुक रखते थे? देखिए, अच्छा मैं बता दूं आपको कि अगर हम आतंकी संगठन की बात करेंगे, अभी तक वो संगठन के हवाले से नहीं बताया जा रहा है। लेकिन एक खबर आ रही है कि इसमें 2 विदेशी मिलिटेंटों का हाथ है और उनके पकड़ के लिए कल शाम बहुत सारे जगहों पर छापामार कार्रवाई की गई है। आशा, और फिदा ये बताइए कि जब ये हमला किया गया घर में और कितने लोग मौजूद थे, क्योंकि बेटी और पत्नी की भी मौत हो गई है, जो बहुत दुखद है। बिल्कुल ये बताया जाता है सूत्रों के अनुसार कि जब उन पर हमला हुआ और जब उनको लगा कि जो उनका शौहर है उन पर अटैक हुआ तो उनको बचाने के लिए वो भी कूद पड़ी, उसके साथ बेटी कूद पड़ी और कहीं न कहीं पर तीनों जो है वो गोली के निशाना बने। उसके बाद उनको आगे अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन रस्ते में ही दम तोड़ तो वो दम तोड़ जाते। हालांकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग भी लाने की कोशिश की गई थी।
चलिए फिदा, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि फिदा हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि अवंतीपुरा में किस तरह से घटना यहां पर पेश आई है। फिलहाल जिन आतंकियों ने यहां पर हमला किया है वो विदेशी बताए जा रहे हैं और पुलिस मुकम्मल तरीके से काम करती हुई नजर आ रही है। सुरक्षा बल चप्पे चप्पे को खंगालने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पता चलाया जाए कि आतंकी यहां से किस तरह से फरार होने में कामयाब रहे हैं, लेकिन मुकम्मल तरीके से यहां कमर जो है वो सुरक्षा बलों ने कस ली है। लेकिन इस वक्त आप देखिए कि पूरे घर के अंदर मातम किस तरह से पसरा हुआ है, क्योंकि एसपीओ की पहले यहां पर शहादत होती है और उनके बाद ही उनकी बेटी और उनकी पत्नी की भी मौत हो जाती है, जो काफी ज्यादा दुखद यहां पर वाक्य जो है वो पेश आया है। चलिए एक बार फिर से आपको श्रीनगर लिए चलते हैं, जहां पर गुप्कार अलायंस की तरफ से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, क्योंकि पीएजेडी की तरफ से किस तरह अब यहां पर बाजार गर्म किया गया है वो देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि दिल्ली में सर्वदलीय बैठक के बाद कश्मीर में सियासी सरगर्मियां शुरू हो गई है और श्रीनगर में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के आवास पर कल पीएजीडी की बैठक होगी और पीएजीडी की बैठक से पहले आज पीडीपी ने बुलाई है पार्टी की बैठक और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती पार्टी के आले नेताओं के साथ यहां पर बातचीत कर सकती हैं। जितने भी आला नेता हैं उनसे सर्वसम्मति देखने मिल सकती है या नहीं, लेकिन मुकम्मल तरीके से आप ये देखिए कि एक तरफ जिस तरह से पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि गुप्कार गठबंधन के अंदर मतभेद देखा जा रहा है, लेकिन अब यहां दिल्ली में सर्वदलीय बैठक के बाद अब कश्मीर में सरगर्मियां सियासत को लेकर तेज होती हुई नजर आ रही है। श्रीनगर में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कल गुप्कार की बैठक बुला सकते हैं और कल यहां पर जब बैठक होगी तो जाहिर तरीके से देखना यह होगा कि मतभेद सामने आते हैं या फिर एकजुट होकर सामने आते हैं, क्योंकि यहां पर मुकम्मल तरीके से किनारा किया गया है कि गुप्कार के अंदर कुछ भी मतभेद नहीं है, गलत नहीं है, सब एकजुट होकर काम करेंगे। और पीएजीडी की बैठक से पहले आज पीडीपी ने बैठक बुला ली है। यह बहुत अहम है कि कल पीएजीडी की बैठक और आज यहां पर पीडीपी की तरफ से बैठक की जा रही है और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती पार्टी के आला नेताओं के साथ यहां पर मंथन करेंगी, चर्चा करेंगी, बातचीत करेंगी। लेकिन किन किन मुद्दों को लेकर बातचीत होगी ये जानना बहुत जरूरी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी तजमुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तजमुल, जिस तरह से पहले अटकलें ये लगाई जा रही थी कि गुप्कार गठबंधन के अंदर बिल्कुल मतभेद जो है वो देखा गया, क्योंकि दिल्ली के अंदर आपने देखा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने किस तरह से पल्ला झाड़ दिया, लेकिन जैसे ही जम्मू का कश्मीर का रुख किया जाता है वहां पर यह साफ बता दिया गया कि गुप्कार अलायंस को लेकर वहां नहीं पहुंचे थे, अपनी अपनी पार्टी को लेकर पहुंचे थे। लेकिन कल अगर गुप्कार की बैठक होती है तो क्या लगता है किन किन बातों पर, मुद्दों पर चर्चा होगी? देखिए अक्षय, कल पीएजीडी पीपल्स अलायंस फॉर गुप्कार डिक्लेरेशन की बैठक सुबह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के निवास पे 11 बजे होगी, जिसमें पीडीपी अध्यक्षा और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती के अलावा सीपीआईएम के मोहम्मद यूसुफ तारिकान, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर पार्टी के नेता मौजूद रहेंगे। लेकिन उससे कबल अभी जो इस वक्त पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पोलो व्यू हेड ऑफिस में मोहम्मद सरताज मदनी का लॉन्गेस्ट डिटेंशन खत्म होने के बाद उनका आज पार्टी ऑफिस में इस्तेकबाल किया जाएगा, जिसमें जनरल सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट पार्टी के जो हैं वो वहां पे मौजूद रहेंगे। लेकिन चूंकि ये बड़ी बैठक इसलिए आज मानी जाती है, जैसे कि आपने अपनी रिमार्क्स में ही कहा, क्योंकि पीटीपी इस तरह की सियासी सरगर्मियां नहीं चला रहा था जिसके लिए गुजरात थी। लेकिन पीएम और होम मिनिस्टर के आश्वासन के बाद, मीटिंग के बाद थोड़ा सा वो जो दूरी थी वो खत्म होने लगी है और अब बाज़ाब्ता तौर पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अपनी तरफ से मीटिंग का इनेकाद कर रही है। सरताज मदनी के वेलकम के लिए पार्टी के दीगर लीडर पहुंच गए। लेकिन कल की इस मीटिंग में चूंकि जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, दो बड़ी सियासी पार्टियां जो पीएजीडी के साथ हैं, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पीएजीडी बराबर है और उसमें कोई भी परेशानी नहीं है। और जिसके बाद पीएजीडी ने चूंकि जब दिल्ली का रास्ता लिया था तो उस वक्त प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा था कि ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में इन्विटेशन निकली, यहाँ से हालांकि महबूबा मुफ्ती ने डॉक्टर अब्दुल्ला को कहा था आप हमारी तरफ से जम्मू कश्मीर के मामला उठाइएगा। लेकिन कल की इस मीटिंग में पार्टी नेशनल पार्टी के जो लीडर मौजूद रहेंगे, साफ तौर पर लग रहा है कि इस बीच में इस मीटिंग में किन मुद्दों पर और दिल्ली में क्या कुछ मैराथन रहा और किन मुद्दों पर इत्तेफाक हुआ उस पर भी बातचीत हो सकती। लेकिन तजमुल, यहाँ बड़ा सवाल ये है कि पहले पीजीडी की यहाँ पर बैठक जो है वो कही गई है कि गुप्कार बैठक करेगा, लेकिन उससे पहले ही पीडीपी अपनी बैठक करती हुई नजर आ रही है। क्या लगता है कि पीडीपी एक अलग से अपना स्टैंड यहाँ पर क्लियर करेगी, एक एजेंडा तैयार करेगी, उसके बाद मीटिंग में भाग लेगी? देखिए, मीटिंग में भाग लेने से पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और बाकी लीडरों ने आपस में क्या मशावरत किए होंगे। कल की मीटिंग बड़ी अहम है कि मीटिंग में आने के बाद दोबारा पीएजीडी की मीटिंग बुलाने का मतलब है कि पीएजीडी अपने उसूलों पे बराबर है। और ये भी एक ग्रीन सिग्नल आप देखो कि मरकज ने
प्राइम मिनिस्टर ने, होम मिनिस्टर ने जाते जाते कहा था आपस में तालमेल रखें। जैसे उन्होंने पीएचईडी पर कोई एतराज नहीं तो किया जमल है। कहीं ऐसा तो अगर नहीं है कि ये आपसी तालमेल फिर से डीडीसी चुनावों की तरह ही हो? इस बार भी विधानसभा चुनावों को लेकर ही तालमेल बनाया जाएगा, कुछ ऐसा? देखिए, न सिर्फ विधानसभा इलेक्शन के लिए उमर अब्दुल्ला ने कल गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क के साथ कहा कि एनसी और पीडीपी बराबर कोऑर्डिनेशन के साथ आगे रहेगा, लेकिन इससे पहले कब तक इसका ऐलान करना होगा। उन्होंने कहा कि ऐलान करने से हमारे इस कोऑर्डिनेशन को नुकसान पहुंच सकता है। यानी कल का फारूक अब्दुल्ला महबूब मुफ्ती का एक साथ बैठना, दिल्ली के हवाले से जो इशू उस पर बैठना, मुझे लगता है कि विधानसभा इलेक्शन से पहले, डिलिमिटेशन से पहले जो भी इशू जम्मू कश्मीर पॉलिटिकल लेवल के हैं वो पीडीपी और एनसी इकट्ठा सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। कल की ये बैठक जो है इंतहाई अहम, दिल्ली आने के बाद, वापस आने के बाद इस मीटिंग की बड़ी इंपॉर्टेंट। लेकिन तजम्मुल देखिए ना, दिल्ली के अंदर जो सर्वदलीय बैठक हुई वो सबने देखी, और बैठक के बाद किस तरह से बयानबाजी थी, बैठक से पहले किस तरह से बयानबाजी थी, वो भी सबने देखा। लेकिन अब अगर गुपकार यहां पर इस तरह से ये कल बैठक करता है तो कितना फायदा होगा, कितना फायदा मिलेगा गुपकार गठबंधन? देखिए, जम्मू कश्मीर के लोगों की जब आप बात करते हैं, जम्मू के लोगों की बात करते हैं, कश्मीर के लोगों की बात करें, तो किसी मेन स्ट्रीम पार्टी का इकट्ठा बैठना बड़ा अहम होता है और आवाम के फायदे के लिए भी होता है। जिस वक्त पीएचईडी की मिटिंग कर शुरू होगी, बाद में प्रेस वार्ता होगी, डॉक्टर अब्दुल्ला क्या कुछ कहेंगे, उमर अब्दुल्ला क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं वो बदकिस्मत शख्स हूँ जिसको ऑल पार्टी मीटिंग में मौका नहीं मिला बोलने का। यानी आप यानी बोलने का मौका न मिलने के बाद अब जो बात उन्होंने वहां रखनी थी वो प्रेस के जरिए रख सकते हैं कि उनकी सोच में जम्मू कश्मीर को लेकर प्राइम मिनिस्टर की इस इन्विटेशन को क्या कुछ लेकिन कहा जा तजम्मुल, सकता क्या है। लगता है कि जब आप सर्वदलीय बैठक के अंदर मौजूद थे, वहां पर अगर आप अपना स्टैंड रखते, वहां पर आप अपनी बातों को रखते तो ज्यादा असर होता, ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब आप बताने की कोशिश करते आम जनता को? देखिए, ये जो फोरम बना था, ये असेंबली में जैसे लीडर अपोजिशन पीएचडी बैंक सारे इकट्ठे बैठते हैं। अल्ताफ बुखारी की अलग ओपिनियन है, मुजफ्फर बेग साहब की अलग ओपिनियन है, सज्जाद दोनों की अलग ओपिनियन है, एनसीपी की अलग ओपिनियन है। लेकिन बदकिस्मती रही उमर अब्दुल्ला वहां पे बात नहीं की, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि उन्हें मौका नहीं मिला, जब बोलना चाहा तो वक्त खत्म हो गया था। मुझे लगता है कि वहां की बात करने का मतलब कुछ और था, घर आकर या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उसके मानी कुछ और है। लेकिन तमाम उन्होंने कहा जो इश्यूज उन्हें थे वो सिमिलर थे, पीएचईडी के ही दायरे में थे, और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने वो बातें रखी हुई हैं। यानी कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब पहुंचेंगे तो जम्मू कश्मीर की भाषा बोलेंगे, और जब पहुंचेंगे दिल्ली के अंदर तो दिल्ली की भाषा बोलेंगे। और अब सब जानते हैं, सब सियासतदान बहुत अच्छे से जानते हैं कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव अगर होते हैं तो जनता को किस तरह से लुभाना है, बरगलाना है और अपना फायदा देखना है, उसको लेकर काम चल रहा है। देखिए, सियासतदान का आपने कल सुना होगा, देखा होगा, उसमें उन्होंने कहा कि बाकी जब 40% वोट डीपीसी पे पड़े तो वो तो ज्यादा वोट पड़े हैं पीएचईडी, और उसके बाद असेंबली इलेक्शन होंगे या पार्लियामेंट चुनाव होंगे, जो भी इलेक्शन होंगे वो पार्टिसिपेट करें। यानी उनका मतलब ये है कि एक हिस्सा हो सकते हैं जम्मू कश्मीर में ब्यूरोक्रेसी। लेकिन तजम्मुल, और जनता के जनता ने भरोसा दिखाया था और बहुत बड़े बड़े दावे किए गए थे कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर डीडीसी चुनाव होने के बाद विकास होगा। गुपकार गठबंधन ने बहुत बड़े बड़े दावे पेश किए थे कि एकजुट होकर सबका विकास किया जाएगा, लेकिन विकास कितना हुआ वो सबके सामने, आम जनता के सामने है। अब विधानसभा के चुनावों को मद्देनजर रखते हुए कौन सा ऐसा मैनिफेस्टो तैयार किया जाएगा जो जनता को लुभाने में कारगर साबित होगा, ये देखने वाली बात है। देखिए, विकास तो मरकज ने करना है, एडमिनिस्ट्रेशन ने करना है, वो पीएचईडी ने नहीं करना है, वो इनके उम्मीदवारों ने नहीं करने हैं। आपने बड़गाम थी तजम्मुल, आम लोगों की आवाज वहां तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, वो पहुंचाई जा रही है। लेकिन वाकई सही आपने कहा, जब आप वोट लेने के लिए सियासत करते हैं तो सियासत पर उतरना बड़ा मुश्किल होता है। आप विधानसभा के इलेक्शन में उमर अब्दुल्ला, महबूब मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने जम्मू कश्मीर के हवाले से बात आपसी रखी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तजम्मुल जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सैयद तजम्मुल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से गुपकार गठबंधन अब कल यहां पर बैठक कर सकता है, मीटिंग हो सकती है, चर्चा हो सकती है। लेकिन उससे पहले ही पीडीपी ने यहां पर चर्चा करना शुरू कर दी है, बातचीत करना शुरू कर दी है। लेकिन अब देखना यह होगा कि गुपकार गठबंधन कितना फायदा आम जनता को देगा और किस तरह से ये काम आगे देखा जा सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अब आप देखिए कि सर्वदलीय बैठक के बाद एक बार फिर से गुपकार गठबंधन जो है वो हरकत में आता हुआ नजर आ रहा है।
चलिए अब आपको जम्मू भी लिए चलते हैं, क्योंकि आज जम्मू से भी हैरान करने वाली खबर और बड़ी खबर देखने को मिली है। क्योंकि कालूचक इलाके से ही बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर अब जम्मू के कालूचक मिलिट्री स्टेशन में देर रात 2 ड्रोन देखे गए हैं और सतत जवानों की फायरिंग के बाद मौके से गायब हुए हैं दोनों ड्रोन। और ड्रोन देखे जाने के बाद यहां पर और ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। और शनिवार देर रात सतवारी टेक्निकल एयरपोर्ट पर ड्रोन से गिराए गए थे 2 बम, जिसकी वजह से पूरे जम्मू शहर के अंदर हलचल मच गई थी। और मुकम्मल तरीके से ये पहली बार ऐसी घटना यहां पर एयरफोर्स स्टेशन पर पेश आई है। इससे पहले ऐसी घटना नहीं देखने को मिली थी, लेकिन ड्रोन पर भी किसी तरह से आप देखिए सवालिया निशान जो है वो एक्सपर्ट यानी कि डिफेंस एक्सपर्ट जो है वो लगाते हुए नजर आए थे कि ड्रोन किस वजह से एयरपोर्ट के अंदर पहुंचा और कैसे यहां पर ये 2 हमले किए गए। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, आप देखिए अब जम्मू के कालूचक इलाके के अंदर की अगर बात करें, मिलिट्री स्टेशन में देर रात यहां 2 ड्रोन देखे गए हैं और सतर्क जवानों की फायरिंग के बाद दोनों ड्रोन यहां से गायब हुए हैं। और ड्रोन देखे जाने के बाद मुकम्मल तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। और शनिवार देर रात यहां पर सतवारी टेक्निकल एयरपोर्ट पर भी 2 हमले होते हैं, जिसमें 2 यहां पर बम जो है वो फेंके जाते हैं, जिसमें एक का जब फेंका गया तो वहां छत उड़ गई, लेकिन दूसरे साथ साथ आप देखिए कि वो ग्राउंड में पड़ा था, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान तो नहीं झेलना पड़ा। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है किस तरह से अब आतंकी जो हैं वो यहां पर पैर पसारते हुए नजर आ रहे हैं, यानी ड्रोन का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है। ये पूरी पिक्चर को खंगालना बहुत जरूरी है कि आखिर ये कौन लोग थे, संदिग्ध लोग थे या फिर आतंकी थे। इस पर एक सवालिया निशान जरूर यहां लगता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर कालूचक से सामने आ रही है, जहां पर अब नाकेबंदी भी कर दी गई है, सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि रात के समय में 2 ड्रोन यहां पर देखे गए हैं, फायरिंग भी की गई है, उसके बाद ड्रोन यहां से गायब हो जाते हैं। अनिल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या कुछ है अपडेट वहां पर इस वक्त? स्टेशन पर भी देर रात जो है बड़ा हमला देखने को मिला और उसी के बाद बातचीत की जाए तो कल कालूचक में भी इसी तरह का जो है ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, जिसमें 2 ड्रोन बताए जा रहे हैं। और देर रात आर्मी के जो लोग थे, आर्मी के जितने भी लोग थे, उन्होंने जो है फायर दागने की कोशिश की है। हालांकि उनकी आशंका जो है वो वापस लौट चुके हैं और इस वक्त जो है जम्मू कश्मीर को हाई अलर्ट पर रख दिया गया और सवालिया चिन्ह लगातार सिक्योरिटी पे खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर पाकिस्तान की नापाक हरकतें जो है वो जम्मू कश्मीर में बढ़ती हुई नजर आ रही है और जम्मू संभाग की बात की जाए तो जम्मू के अंदर लगातार पेरिफेरी को जो है बढ़ा दिया गया है, सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया। सिक्योरिटी लिहाजे से बात की जाए तो जिस जगह पे आप मुझे इस समय देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं इस वक्त की तस्वीरें जो है आर्मी एरिया के हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज है उसने टाइमिंग नजर बनाई हुई है। और कल देर रात से ही जब एयरफोर्स स्टेशन की बात की जाए तो एयरफोर्स स्टेशन के अंदर जब 2 ड्रोन ने 2 बड़े धमाके देखने को मिले, उसी के बाद जम्मू कश्मीर को हाई अलर्ट पर रखा गया था। और लगातार पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतें जो है वो अपनाने की, क्या लगता है अनिल कि इन ड्रोन्स का भी ताल्लुक पाकिस्तान से ही हो सकता है? हालांकि इसके बारे में अभी कोई पुष्टि नहीं की गई है, ये तो अभी जांच का विषय है। इसके बारे में जो है जांच जुटाई जा रही है और आर्मी लगातार जो है इसके बारे में जो है जांच कर रही है। कोई प्रेस ब्रीफिंग की गई अनिल अभी तक यहाँ पर? ड्रोन का आना हमारे जम्मू कश्मीर में और खासकर जम्मू संभाग की बात करें तो यहाँ से लगभग बॉर्डर खिते की बात करें तो जिस तरह कल भी हमने बताया था कि 13 से 14 किलोमीटर बॉर्डर एरिया है। अगर बॉर्डर एरिया से लगातार ये ड्रोन आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कल भी आशंका जताई जा रही थी कि जैश ए मोहम्मद का इसके बीच में हाथ हो सकता है। हालांकि अभी इसके बारे में पुष्टि नहीं की गई है। क्योंकि अनिल देखिए, सबसे पहले जम्मू एयरपोर्ट पर आप देखिए किस तरह से हरकतें कल देखी गई हैं। टेक्निकल एयरपोर्ट पर ये सारा वाकया पेश आता है। उसके साथ ही आपने ये भी देखा कि 5 किलो आईडी के साथ एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया, टीआरएफ से ये ताल्लुक रखता था। और उसके साथ ही अब तीसरा हमला आप देखिए करने की कोशिश की गई है, जो कालूचक के अंदर देखने को मिल रहा है। 2 ड्रोन पहुंचते हैं, फायरिंग के बाद गायब हो जाते हैं। लेकिन सवालिया निशान यहां पर यह है कि आखिर ड्रोन के आने का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो किस वजह से और कहां से, ये खंगालना बहुत जरूरी है। इस पर कोई जानकारी दी गई अभी तक? जी, अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। हालांकि लगातार बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की नापाक हरकतें जो है वो देखने को मिल रही है। और आखिरकार ये सवालिया चिन्ह खड़ा हो रहा है कि जम्मू के अंदर आखिर कौन उनके हैंडलर या ओजी वर्कर जो यहाँ पर बैठे हैं, जो पूरी वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। और कल एयरबेस की बात की जाए तो एयरबेस के अंदर भी इसी तरह का 2 बड़े धमाके जो है वो देखने को मिले थे। और कालूचक की बात की जाए तो कालूचक के अंदर भी चाइना के 2 ड्रोन का वही कहीं ना कहीं जो 2 बड़े ड्रोन जो है वो देखने को मिले हैं। और आर्मी सतर्क के बावजूद उन पर फायर दागे के कहना कि ये बताया जा रहा है कि 2 से
15 राउंड तक जो है उन पर दागे गए। हालांकि ये देखने वाला समय है कि वो अनिल, आज यहाँ पर कोई इन्वेस्टिगेशन टीम्स पहुंची हैं अभी तक? हालांकि इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और इन्वेस्टिगेशन जिस तरह से कल भी जो एनआई की टीम जो है एयरबेस पे पहुंची थी। हालांकि आर्मी एरिया के अंदर किसी भी जाने को अनुमति नहीं दी गई है। हालांकि अभी जो देखा जा रहा है कि जांच एजेंसी जो है पैनी नजर बनाए हुए हैं और लगातार जम्मू कश्मीर को हाई अलर्ट पर रखा गया है। लेकिन अनिल, सवाल यहाँ पर यह है कि क्या मिलिट्री स्टेशन के अंदर किसी आला अधिकारी ने कोई प्रेस ब्रीफिंग करने की कोशिश की है? कोई बयान निकलकर सामने आया है? अच्छा जी, अभी इसके बारे में कोई ब्रीफ नहीं किया गया। हालांकि अभी कोई भी सामने नजर नहीं आई है, क्योंकि लगातार अगर हम बात कर रहे हैं ड्रोनों का आना लगातार ऊंच इलाका हो चाहे वो हमारा अखनूर इलाका हो, और अब जिस तरह से कल एयरबेस पे देखा गया उसके बाद कल देर रात कालूचक में भी इसी तरह के 2 ड्रोन देखने को। चलिए अनिल, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि अनिल हमारे संवाददाता ग्राउंड से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से कालूचक इलाके को पूरी तरह से घेर लिया गया है। वहां पर सुरक्षा बलों ने अपनी नाकेबंदी तेज कर दी है। हर आने जाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। साफ तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो मुस्तैद देखी जा रही है। लेकिन ये यहाँ पर तीसरा वाक्य देखने को मिल रहा है। कल 5 किलो आईडी के साथ एक आतंकी को गिरफ्तार किया जाता है, उसके साथ ही 2 और उसके साथी दबोचे जाते हैं, और उसके साथ ही टेक्निकल एयरपोर्ट पर भी 2 धमाके होते हैं, जो ठीक 5 मिनट के बाद दूसरा धमाका किया जाता है, जिसमें जानी नुकसान तो देखा नहीं गया है, लेकिन ड्रोन के जरिए ये पूरा नुकसान यहां पर करने की कोशिश की गई। एयरक्राफ्ट जिसका पूरी तरह से निशाना था लेकिन चूक गया। अब आप देखिए कि तीसरी घटना कालूचक इलाके से सामने आ गई है, जहां पर मुकम्मल तरीके से सेना के जवान भी मुस्तैद हैं, वहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी मुस्तैद हैं। हर आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये ड्रोन कहां से यहां पर पहुंच रहे हैं और किस तरह से पहुंच रहे हैं, कौन इसका हैंडलर है, इसकी जांच करना बहुत जरूरी है। चलिए अब आपको सांबा लिए चलते हैं और सांबा से भी आज एक और बड़ी खबर आपको दिखा देते हैं, क्योंकि जिला सांबा में लगातार किस तरह से सूरत हाल बने हुए हैं ये जानना बहुत जरूरी है। अब आप देखिए कि सांबा जिला अस्पताल को कल यहां पर कोविड डी नोटिफाई किया जा सकता है और अस्पताल में ओपीडी व अन्य सेवाएं शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। और अस्पताल में भर्ती कोरोना का मात्र 1 मरीज यहां पर स्वस्थ हुआ है और जिला अस्पताल में ओपीडी के साथ साथ सर्जरीज भी शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। अब इस वक्त राहत भरी खबर ही इसे कहेंगे, लेकिन देखना यह होगा कि कल अगर ओपीडी शुरू होती है तो ही आम जनता को राहत मिल सकती है, क्योंकि जिला सांबा के अंदर अस्पताल को कल यहां डी नोटिफाई कर दिया जाएगा और अस्पताल में ओपीडी व अन्य सेवाएं भी शुरू की जा सकती है, इसकी उम्मीद बनती हुई नजर आ रही है। और अस्पताल में भर्ती यहां पर मात्र 1 मरीज स्वस्थ हो चुका है, बिल्कुल अपने घर जा चुका है और जिला अस्पताल में ओपीडी के साथ साथ सर्जरीज भी अब यहां शुरू हो सकती है, क्योंकि एक राहत भरी खबर जिला सांबा के लोगों के लिए, क्योंकि उन्हें विजयपुर का रुख करना पड़ रहा था, लेकिन अब यहां डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का वो रुख कर सकते हैं अगर कल से ओपीडी शुरू होती है, सर्जरीज शुरू होती हैं, क्योंकि एक ही मरीज यहां पर स्वस्थ जो है वो अब हो चुका है, जो यहां संक्रमित था। लेकिन इस वक्त राहत भरी खबर ही इसे कहेंगे। ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, जिस तरह से पहले भी ये उम्मीद जो है वो बंधी थी, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से उस वक्त भी ओपीडी शुरू नहीं की गई, लेकिन आज राहत भरी खबर एक बार फिर से देखने को मिली है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, जिस तरह से एक राहत की खबर जिला सांबा के लोगों को मिली है, क्योंकि आपको बता दें कि इसमें 2 चीजें सामने आ रही है। जिस तरह से हम आपसे बात कर रहे हैं कि ओपीडी की सेवा जो पूरी तरह से अब बहाल होने जा रही है, मुझे लगता है कि 1 आध दिन में ये जो सेवाएं शुरू होंगी, जिसमें ओपीडी की सर्विसेज हैं, इमरजेंसी की सेवाएं हैं, सर्जरी की सेवाएं और लेबोरेटरीज की टेस्टिंग की सेवाएं जो वो शुरू हो जाएंगी। और इसके चलते अगर बात करें तो डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने ये शनिवार देर शाम को ये ऑर्डर जारी कर दिया था कि जिला अस्पताल सांबा को अब डी नोटिफाई किया जा रहा है। लेकिन हमने अस्पताल प्रशासन से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी 1 पेशेंट मौजूद है और 1 पेशेंट जब वो यहाँ से स्टेबल होकर डिस्चार्ज किया जाएगा उसके बाद अस्पताल को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा और सैनिटाइज करने के बाद ये सारी सेवाएं जो है बहाल की जाएंगी। लेकिन हमने दूसरी तरफ डीसी सांबा से भी बात करना चाहिए कि उनकी तरफ से क्या कहना है, क्योंकि आपको याद होगा कि डीसी सांबा ने ये कहा था कि जब तक यहाँ से पेशेंट पूरी तरह से डिस्चार्ज होकर नहीं जाएंगे हम इसे डी नोटिफाई नहीं करेंगे। तो ऑर्डर जारी कर दिया गया, लेकिन अभी तक इस ऑर्डर को प्रशासन इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है। यानी डायरेक्टोरेट ने पूरी तरह से हरी झंडी दे दी है कि आप लोग सेवाएं शुरू कर सकते हैं, लेकिन प्रशासन कहता है क्या कारण है, क्यों प्रशासन शुरू नहीं कर रहा? देखिए, प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि पूरी तरह से डी नोटिफाई का मतलब है कि एक भी पेशेंट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। पेशेंट पूरी तरह से जब यहाँ से जाएंगे तो अस्पताल को सैनिटाइज करने में भी आसानी हो जाएगी। अदरवाइज जब एक पेशेंट भी होगा तो आपको पता ही है कि संक्रमण काफी
जिस तरह से तेजी से फैला तो किसी कोई और चपेट में ना आ जाए, तो सैनिटाइजेशन करने में भी दिक्कत ना आए, इसलिए वो चाहते हैं कि पूरी तरह से पेशेंट यहाँ से डिस्चार्ज होकर जाएं, उसे स्टेबल तरीके से यानी आम जनता को जो उम्मीद बनती हुई नजर आ रही है उसमें अभी कहीं ना कहीं कश्मकश देखी जा रही है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अगर प्रशासन अपनी पूरी तरह से यहाँ पर रजामंदी नहीं रखता है तो जाहिर तरीके से आम जनता को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। ऋषि, देखिए, मुझे लगता है कि जितना समय लोगों ने निकाला है, जितना लोगों ने साथ दिया, तो मुझे लगता है कि एक आधे दिन की बात है। मुझे ये भी लग रहा है कि जो खुलकर बात नहीं कर रहे अधिकारी, हमने अधिकारियों से ऑफ द रिकॉर्ड बात की, तो वो भी कहीं ना कहीं अपने ऊपर जिम्मेवारी नहीं ले रहे कि अगर हम कह दें कि इस अस्पताल को हम शुरू कर रहे हैं तो कहीं प्रशासन उनके ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई ना कर दे कि आपने बिना पूछे किस तरह से कर दिया। तो इसलिए प्रशासन जो पूरे जिला को चला रहा है, तो प्रशासन की कंसेंट काफी जरूरी होती है। इसलिए अस्पताल प्रशासन के अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि एक आध दिन की बात है, आज ही मुझे लगता है कि वो पेशेंट डिस्चार्ज हो जाएगा जो एक पेशेंट यहाँ पर मौजूद है, और जल्द ही इसे पूरी तरह से कल सैनिटाइज करके इसे यहाँ पर सर्विसेज को बहाल किया जाएगा। और सैनिटाइजेशन जब करते हैं तो 48 घंटे का वक्त लगता है कि आपको अंदर किसी तरह से नहीं बैठना है, पूरी तरह से जब वेंटिलेट हो जाएगा पूरा एरिया जहां जहां पर भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स थे, तो ये सारा रिस्क कवर किया जा रहा है और फाइनली यानी प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ ही यहाँ पर डी नोटिफाई किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि बातचीत के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे जो पूरी जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से डी नोटिफाइड यहाँ पर करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन प्रशासन अभी तक अपनी सहमति नहीं दे पाया है। जब तक प्रशासन यहाँ पर अपनी रजामंदी सहमति नहीं देता तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और जाहिर तरीके से आपको ये बताते चले कि लगातार जिला सांबा के लोगों के लिए एक राहत भरी खबर जरूर है, लेकिन अगर 1 या 2 दिन उन्हें यहां इंतजार करना पड़ रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुकम्मल तरीके से काम शुरू किया जाएगा। प्रशासन की तरफ से भी ऐसी यहां पर बयानबाजी जो है वो की गई है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर हुए हमले और नरवाल से आईडी पकड़े जाने के बाद जम्मू बस स्टैंड में भी सिक्योरिटी बढ़ाई जाने की मांग उठ गई है। और जम्मू बस स्टैंड यहां पर जो ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन है उनके प्रधान रमेश टाक ने प्रशासन से मांग की है कि जम्मू में आए दिन घटनाओं को देखते हुए बस स्टैंड में सुरक्षा बढ़ाए जाने के साथ साथ चेकिंग अभियान चलाने की मांग कर रहे हैं। और रमेश टाक ने यह भी कहा कि बस स्टैंड में एक ऐसी जगह है जहां पर हर जगह से लोग पहुंचते हैं और इसलिए इस जगह पर विशेष ध्यान दिया जाए, नहीं तो यहां मुकम्मल तरीके से सिक्योरिटी का प्रबंध किया जाए। लेकिन और क्या कुछ कहना था जरा देखिए। मीडिया के माध्यम से सबसे पहले पुलिस विभाग से ये गुजारिश करूंगा कि थोड़ी सी सख्ती बढ़ानी चाहिए। जिस तरीके से बेमाल में 2 मिलिटेंट पकड़े हैं आईडी के साथ, और जो एयरपोर्ट पे जो 2 ब्लास्ट हुए हैं, और उनके विषय में मैं पुलिस विभाग को बोलूँगा कि थोड़ा सा सतर्क रहें और बस स्टैंड जैसी जो जगह है जहाँ पर सुरक्षा बढ़ाई जाए और चेकिंग की जाए, और जितने भी रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट हैं, सारी जगहों पर सिटी में नाका लगाया जाए। हाँ, बात यह है कि सिक्योरिटी के हिसाब से बस स्टैंड एक बहुत सेंसिटिव जगह है जहाँ हम बैठे हुए हैं। आए दिन जहाँ पे भी ब्लास्ट होते रहते हैं। अभी पिछले साल एक ब्लास्ट जहाँ पे ग्रेनेड अटैक हुआ था तो इससे 2 लोगों की जान चले गई थी और 7-8 लोग जख्मी हो गए थे। बस स्टैंड एक ऐसी जगह है जो भी जहाँ कोई आता है पहले बस स्टैंड एरिया में आता है, उसके बाद आगे पीछे जाता है, और कोई भी टेररिस्ट हो वो भी जहाँ पे बस स्टैंड ही आएगा, क्योंकि जहाँ पे इसको पनाह और खाने की जगह भी मिल जाती है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे आके पहले जहाँ पे देखता है उसके बाद फिर आगे पीछे कोशिश करता है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।